हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग का चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर वास्तव में क्या डील करता है, तो सबसे पहले ये बात हम करेंगे। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वास्तव में कंपनी अकाउंट का चैप्टर है। तो जो जनरली सिक कंपनीज हैं, यानी कि जो बीमार कंपनीज हैं, उन कंपनीज के लिए है। तो जनरली बीमार कंपनी के लिए क्या करना चाहिए? बीमार कंपनी के लिए दो ही प्रोसेस होती हैं। या तो उसको ठीक करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जनरली जो एम्प्लॉइज़ हैं, टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं, मनी लेंडर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जिनका इंटरेस्ट उस कंपनी के साथ रहता है। तो कंपनी बीमार होने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी कभी दोबारा ठीक नहीं होगी। बीमार कंपनी का बस मतलब ये है कि कंपनी को अभी तकलीफ है, और अगर इसको थोड़ी सी इसकी लाइबिलिटीज़ कम कर दी जाएँ और इसमें थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ कर लें सभी इंटरेस्टेड पार्टीज़, तो इस कंपनी को बचाया जा सकता है। तो ऐसी स्कीम को जनरली हम बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जो पावर है वो जनरली हाई कोर्ट के पास होती है, लेकिन अभी नए कंपनीज एक्ट के अंदर ये जो पावर है ये एनसीएलटी को दे दी गई है, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स के पास। तो अल्टीमेटली यहाँ पर और दूसरा रास्ता बनता है कि उस कंपनी को बंद कर दिया जाए, यानी कि लिक्विडेशन। तो अभी जो है मैं आपके साथ जो चैप्टर शुरू कर रहा हूँ वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे लिक्विडेशन। तो अभी देखिएगा, सबसे पहली बात हम कर रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जनरली जो कंपनियां बीमार होती हैं उन कंपनीज की जो बैलेंस शीट है उस पर हमारे को नज़र डालनी पड़ती है। तो किस तरीके की वो कंपनियां होती हैं, तो देखिएगा इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो चैप्टर है वो हम देखेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये स्कीम्स होती हैं और इसमें किस तरीके से आपको सवाल करने होते हैं। तो जनरली इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जनरल एंट्रीज होती है, और एक जो कंपनी दोबारा से ठीक हुई है, यानी कि उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद जो नई कंपनी है वो वास्तव में कैपिटल घटने के साथ जो है काम करेगी, तो अल्टीमेटली उस कंपनी की बैलेंस शीट, जिसको हम रिड्यूस्ड कंपनी कहते हैं या रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी कहते हैं, तो उसकी जो है बैलेंस शीट आपको तैयार करनी है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इस पूरे चैप्टर के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये बात करना चाह रहा हूँ कि देखिएगा, अगर ये बैलेंस शीट एक कंपनी की है एक एग्जांपल के माध्यम से, तो प्लांट मशीनरी 3 लाख है, फर्नीचर फिक्सर्स 2 लाख रुपए है, गुडविल 1 लाख है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 60,000। तो अल्टीमेटली ये लॉस होते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं लेकिन ये लॉस होते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर्स थे, ये भी लॉस होते हैं। और इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस यानी कि एसेट्स में, तो ये भी लॉस है। तो अल्टीमेटली कंपनी की बैलेंस शीट में 6 लाख रुपीज़ का डेब्ट है। और इधर अगर आप देखेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख की, इसका मतलब है कि इसका जो शेयर होल्डर फंड है वो नेगेटिव है। तो अल्टीमेटली 2 लाख रुपए नेगेटिव शेयर कैपिटल है इसका। और जो है डिवेंचर्स की वैल्यू 3 लाख है, क्रेडिटर्स 1 लाख है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख है। अब ऐसी कंपनी के अंदर एक स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन जो है वो कोर्ट पास करता है। तो कोर्ट सभी लोगों से पूछता है कि देखिएगा ये कंपनी चलानी है या बंद करनी है। तो अल्टीमेटली वो सभी पार्टी से बात करने के बाद जो भी फैसला कोर्ट को ठीक लगता है वो करता है, या तो उस कंपनी को लिक्विडेट करता है या उसको बचाने की कोशिश करता है। अगर बचाने की कोशिश करता है तो अल्टीमेटली वो शेयर होल्डर्स की कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। जो डिवेंचर होल्डर्स है उनसे कहता है कि आप अपने इंटरेस्ट को या अपने प्रिंसिपल को कुछ जो है कम करिए, तभी हम जो है इसको आगे चला पाएंगे, या तो आपको पैसे ही नहीं मिलेंगे। तो अल्टीमेटली वो भी कुछ थोड़ा हेयर कट लेते हैं। इसी तरीके से आप देखिएगा क्रेडिटर्स हैं उसकी जो है पेमेंट होती है। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और या इस कंपनी को किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया जाता है। तो इसकी जो शेयर कैपिटल है वो नई शेयर कैपिटल भी जो है कुछ और लोगों को दे दी जाती है। तो इस तरीके की पूरी जो स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है उसको जो है डील किया जाता है। तो अल्टीमेटली ऐसी जो कंपनियां हैं वो किस तरीके से काम करती है, तो हमें एज ए अकाउंटेंट हमें पता होना चाहिए कि क्या एंट्रीज होती हैं और कैसे नई बैलेंस शीट बनती है। तो देखिएगा, एंट्री सीखने से पहले सबसे पहली बात आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एक गोल्डन रूल है अकाउंट्स के अंदर कि अगर असेट्स बढ़ती हैं तो उनको डेबिट करते हैं, और असेट्स घटती हैं तो क्रेडिट करते हैं। और इसी तरीके से कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल अगर घटती है तो डेबिट करते हैं। और जो कैपिटल का रूल है वो सेम लाइबिलिटीज पे भी अप्लाई होता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर, या तो हमारी असेट्स घटेंगी या बढ़ेंगी,
या हमारी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, तो अल्टीमेटली कैपिटल तो घटेगी या लाइबिलिटीज़ हमारी घटेंगी। तो इस तरीके की जो एंट्रीज़ हैं वो आपको डालनी है। और ये जो भी डिफरेंस आएगा इन असेट्स के घटने या बढ़ने का या लाइबिलिटीज़ घटने बढ़ने का, सिमिलरली उसी तरीके से डील करना है जैसे आप स्कूल में करते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, कि असेट्स बढ़ गए तो असेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लाइबिलिटीज़ बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़। लेकिन यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं होगा, उसकी जगह अकाउंट आप खोलेंगे, उस अकाउंट का नाम होगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या सिंपली से रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो आप इसमें से कोई भी एक नाम यूज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता हो। तो अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने एक एग्जांपल के अंदर इसमें एंट्री लिखी हुई है कि इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच, जो 10 रुपए की शेयर कैपिटल थी वो कन्वर्ट कर दी गई इनटू शेयर्स ऑफ 2 ईच, यानी कि जो सारी कैपिटल है उसको 2 रुपए में बदल दिया गया। तो अल्टीमेटली जो शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो आपके देखिएगा 40,000 शेयर्स है। अब नए शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स दिए गए हैं वो 40,000 ही दिए गए हैं, लेकिन 2 रुपए की फेस वैल्यू वाले। तो इसकी अगर हम एंट्री करना चाहेंगे तो कैसे होगी, तो आप देखिएगा इक्विटी शेयर कैपिटल जो पुरानी थी 10 रुपए वाली वो 4 लाख की थी, और जो अब नई शेयर कैपिटल है 40,000 इंटू 2, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल को ही आप क्रेडिट कर देंगे और जो हो जाएगी 80,000 रुपीज़। और इस तरीके से जो डिफरेंस बचेगा दैट इज अवर गेन, और वो गेन आप डाल देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, तो 3,20,000। तो इस तरीके से इस एंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो वो सेकंड एंट्री कह रहा है कि 12% डिवेंचर्स कन्वर्टेड इनटू 13% डिवेंचर्स एट सेटलमेंट प्राइस ऑफ 1,20,000। तो इसका मतलब है कि यहाँ सेटलमेंट जो 3 लाख रुपीज़ की थी वो कितने में सेटल कर दी गई, 1,20,000 में। तो इसका मतलब है डिवेंचर होल्डर ने बाकी पैसा छोड़ दिया और वो कंपनी के लिए बेनिफिट हो गया। तो अल्टीमेटली इसकी जब आप एंट्री करेंगे तो आप कैसे करेंगे कि 13% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, सॉरी 12% डिवेंचर टू 13%, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इंक्रीज कर दिया कोर्ट ने, लेकिन क्या किया कि उसको जो पैसे कम दिए तो वो जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद अगली एंट्री क्या आ रही है, अगली एंट्री देखिएगा, अगली एंट्री है कि 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सॉरी क्रेडिटर एग्री टू फोरगो क्लेम बाय 24,000, सॉरी बाय 40,000 एंड बैलेंस इज पेड इन कैश, और बाकी आप उसको कैश में दे देंगे। तो अल्टीमेटली क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। तो आप उसको एक तो पे कर रहे हैं और एक वो क्लेम छोड़ रहा है, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू 1 लाख और आपने उसको 60,000 रुपये पे कर दिया और बाकी उसने आपको छोड़ दिया 40,000 रुपये, तो 40,000 आपने कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे जब आप नरेशन लिखेंगे तो पूरी लाइन लिखने के बाद जो भी आपने नरेशन लिखी है उसके बाद में लिखेंगे एज पर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप काम कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा अगली एंट्री में क्या है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच, यानी कि 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो कन्वर्ट कर दी गई है 50,000 के इक्विटी शेयर्स में। तो देखिएगा ये 4 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, इनको केवल 50,000 रुपए के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप देखिए क्या एंट्री करेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि कैपिटल घटने पर डेबिट होती है, और नई जो इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 की वो क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उनको नई कैपिटल जो है बढ़ाई है, और कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद आगे क्या है बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 1,70,000 टू बी इशूड ऑन राइट बेसिस। तो जो 1,70,000 है कोर्ट चाहे तो बाहर भी किसी को सेल कर सकता है या कोर्ट चाहे तो एग्जिस्टिंग शोल्डर को भी दे सकता है। तो देखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,70,000। अब ये सब कुछ करने का पर्पस क्या था कि अभी जो हमारे पास सारा प्रॉफिट हो रहा था, इस प्रॉफिट का पर्पस क्या था कि जो बैलेंस शीट के अंदर लॉस है उसको राइट ऑफ करना है, यानी कि जो कंपनी की बैलेंस शीट में जो ट्यूमर है जिसकी वजह से बैलेंस शीट वीक हो रही है और कंपनी कोई भी काम नहीं कर पाएगी क्योंकि ना तो उसको लोन मिलेगा ना वो कैपिटल को रेज कर पाएगी, और इस तरीके से इस लॉस की वजह से उसकी बैलेंस शीट हमेशा खराब नजर आएगी। तो इस बैलेंस शीट को क्लीन करने की प्रोसेस जनरली कोर्ट जो के द्वारा की जाती है। तो अब इस जो स्कीम है इसके अंदर आप देखिएगा ऑल द लॉसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ। तो जनरली हम गुडविल को भी राइट ऑफ कर देते हैं क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनीज के अंदर ये अज्यूम किया जाता है कि वो ऐसी कंपनीज की गुडविल नहीं होती। हाँ, लेकिन रियल लाइफ में ऐसी कंपनीज की गुडविल भी हो सकती है, बट हम अकाउंटिंग पर्पज से या अपने आईसीआई के मटेरियल के पर्पज से हम उसको राइट ऑफ कर देंगे। तो देखिएगा हमारे पास जो कैपिटल रिडक्शन था वो जो वैल्यू थी वो हमें राइट ऑफ करनी थी, तो हमारे पास कैपिटल रिडक्शन की टोटल वैल्यू कितनी क्रेडिट हो गई, तो ये देखिएगा हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में था 3,20,000, 3,20,000 के बाद हमारे पास आया 180, 320 प्लस 180 इज इक्वल टू 5 में 40 जोड़ा 540 में 350 और जोड़ दीजिएगा, 540 एंड 350 इज इक्वल टू 910 एंड 910 सॉरी यहाँ पे टोटलिंग गलत कर दिया हमने। ये देखिएगा टोटल कितना था, सबसे पहले 80,000 सॉरी 3,20,000 के बाद हमारी वैल्यू है कैपिटल रिडक्शन प्लस क्रेडिट 180 ये हो गया 5 लाख। उसके बाद 40,000 क्रेडिट हो गया, ये होगी 540 में कैपिटल रिडक्शन फिर
प्लस हो गया 350, हो गया 890 और 890। अच्छा यहाँ पे तो शेयर इशू किए हैं सीधे, तो ये 8,90,000 हमारी कैपिटल रिडक्शन की वैल्यू है। तो इसको हमने अब कर दिया डेबिट। अब इस कैपिटल रिडक्शन से हमने जितने भी लॉसेज हैं वो सब राइट ऑफ करने हैं। तो देखिएगा हमने P&L राइट ऑफ कर दिया 5 लाख का, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर राइट ऑफ कर दिया 40,000 का, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर दिया 60,000 का, गुडविल भी राइट ऑफ कर दी। मैंने बताया आपको कि वो लॉस की तरह जूम कर रहे हैं 1 लाख। और जो कुछ बच जाएगा वो हमारा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, तो उसको या तो इसी एंट्री में या नेक्स्ट एंट्री में आप ट्रांसफर कर देंगे और ये फिगर होगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो ये कैपिटल नेचर का जो भी प्रॉफिट आपका बच गया कैपिटल रिडक्शन का, वो आप कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। और अगर आपसे वो एग्जाम में पूछे कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाइए, तो आप इसकी जो है लेजर पोस्टिंग कर देंगे, जिनसे कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ वो क्रेडिट में, जो डेबिट हुआ उनमें डेबिट में, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आप कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। अब इसके बाद वो आपसे पूछेगा बैलेंस शीट। तो अब देखिएगा जो नई बैलेंस शीट, हालांकि विदाउट फॉर्मेट आपको बना के दी हुई है, तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल थी वो 40,000 × 2, जो पुराने शेयर होल्डर्स के बदले में नए शेयर थे, 1,70,000 नए शेयर इशू किए गए थे और 50,000 प्रेफरेंस होल्डर को दिए थे। तो इन सबका जो टोटल है दैट विल बी द शेयर कैपिटल। हालांकि प्रॉपर फॉर्मेट में आपने बनानी है। उसका 13% डिवेंचर्स की वैल्यू जो है 120 हो गई है, कैपिटल 190 है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर और ये बैंक का बैलेंस है। अब देखिएगा बैलेंस शीट आपको स्ट्रॉन्ग नजर आएगी, कोई भी लॉस नहीं है बैलेंस शीट में। तो इस तरीके की जो है प्रोसेस जो है वो आपके क्वेश्चंस में दी होती है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करने के लिए आते हैं। अगर छोटा क्वेश्चन आता है 10 नंबर का तो और बड़ा क्वेश्चन आता है तो जनरली 16 मार्क्स के अंदर इस सवाल को पूछा जाता है। तो आइएगा अब इसको स्टार्ट करें। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखिएगा सबसे पहली बात, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को करने लगे हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, जो आपको दिखना शुरू हो जाए। ये देखिएगा, अब देखिएगा इस सवाल के अंदर, अब सवाल क्या कहता है कि कैपिटल रिडक्शन और डिवेंचर्स गिवन टू क्रेडिटर्स और कैश फ्रैक्शंस। तो देखिएगा द डायरेक्टर्स ऑफ ए कमल लिमिटेड, द डायरेक्टर्स ऑफ ए कमल लिमिटेड डिसाइडेड, क्या डिसाइड कर रहा है डायरेक्टर ऑफ कमल लिमिटेड, कि अपनी जो कंपनी है उसको जो है शेयर होल्डर जो है वो चाह रहे हैं कि भाई साहब कंपनी ठीक नहीं चल रही है, ट्रैक पे ले आया जाए। तो अब इसके लिए एक स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन जो आएगी वो तो देखेंगे हम, लेकिन स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन से पहले हमें बैलेंस शीट देखनी है। तो गुडविल आपको पता है इसको राइट ऑफ करना है, हमें इसको राइट ऑफ करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये अल्टीमेटली हमें ख़त्म करनी है बैलेंस शीट से। तो हम निशान लगा लेते हैं एक, ये हमारी तरीके से लॉस है। ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 50,000 की, उस पर डेप्रीशिएशन लगा हुआ है 8,500 का। तो डैप लगने के बाद जो है ये 41,500 की है। उसका प्लांट मशीनरी में भी इसी तरीके से डैप लगने के बाद 60,000 रुपये की है। इन्वेस्टमेंट देखिएगा है शेयर्स इन शेयर्स एट कॉस्ट इन एसोसिएटेड कंपनी दैट इज 30,000, अदर कोटेड इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट 16,000 रुपये। और फिर है हमारे पास करंट एसेट्स, द स्टॉक इज 23,000, डेटर इज 19,600, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है दैट इज लॉस। तो अल्टीमेटली दो चीज़ें आपको खत्म करनी है, एक तो ये खत्म करनी है और एक गुडविल खत्म करनी है, राइट। और हो सकता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इनकी वैल्यू भी आपको ओवर स्टेटेड दे रखी हो, तो वो ठीक करनी पड़ेगी। शेयर कैपिटल देखिएगा 1 लाख रुपीज़ की है, 1 लाख रुपए, और 85,000 शेयर्स हैं, 1 रुपये एक प्रत्येक शेयर की कीमत है, 85,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000। तो ये प्रॉफिट है, तो जनरली इसको हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे बाद में अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो। और अगर पैसा कम पड़ रहा हो तो ट्रेड क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और लोन फ्रॉम बैंक 181 और 281। अब ध्यान से समझिएगा कि जब हम किसी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते हैं तो शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के 2 तरीके होते हैं। वैसे तो 3 होते हैं लेकिन मैं भी आपको 2 ही बता रहा हूँ। तो जब इक्विटी शेयर कैपिटल, मान लीजिएगा आपके पास 40,000 शेयर है आपकी कंपनी में और 10 रुपये एक शेयर की कीमत है और आप इसको 2 रुपये तक रिड्यूस करना चाहते हैं, तो इसमें 2 तरीके होते हैं, ध्यान रखिएगा रिड्यूस करने के। एक तो है रिडक्शन इन फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू, यानी कि बोथ, दोनों में रिडक्शन कर रहे हैं आप। किस में रिडक्शन कर रहे हैं? दोनों में। और एक होता है रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू ओनली, रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू ओनली, खाली आप रिडक्शन किस में कर रहे हो? पेड अप वैल्यू में। तो अब देखिएगा ध्यान से समझना है आपने कि अगर रिडक्शन आप किस में कर रहे हैं? खाली पेड अप वैल्यू में, और 2 रुपये में आपने कन्वर्ट करना है।
तो देखिएगा यहाँ पे सुपर पावर जो है एनसीएलटी के पास होती है यहाँ पे, कि अगर वो कैपिटल को 2 रुपये तक रिड्यूस कर दे, यानी कि रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू ओनली, तो इसका मतलब फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये रहेगी। तो पेड अप वैल्यू 2 रुपये घटाने के बाद भी कोर्ट उन्हीं शेयर होल्डर से दोबारा 8 रुपये की डिमांड कर सकता है। हालांकि जिन शेयर होल्डर्स के पास अभी ये शेयर्स हैं वो ऑलरेडी पहले जो है पास्ट के अंदर 10 रुपये दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कैपिटल के अंदर केवल पेड अप वैल्यू को रिड्यूस की जाती है तो उनसे 8 रुपये की डिमांड दोबारा भी की जा सकती है। तो इस केस को देखिएगा, इसमें अगर कैपिटल रिड्यूस होती है तो कैसे करते हैं कि आप सबसे पहले अगर इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी घट रही है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को आप डालते हैं 40,000 इंटू आप कितने रुपए घटा रहे हैं, 2 रुपए तक घटा रहे हैं, यानी कि घटाकर 2 रुपए कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली घटाकर अगर आप 2 रुपए कर रहे हैं तो आप 8 रुपीज रिड्यूस कर रहे हैं। तो क्या हुआ, 40,000 इंटू 8 3,20,000, और पैसा सीधा चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 3,20,000। दूसरी बात यह है कि अगर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि आप इक्विटी शेयर कैपिटल को, पूरी की पूरी इक्विटी शेयर कैपिटल को, आप जो 40,000 शेयर्स थे 10 रुपए वाले, यानी कि 4 लाख, उसको आप कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 मल्टीप्लाई बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 80,000। इसका मतलब है कि आपने जो नई शेयर कैपिटल है वो लिख दी और 3,20,000 जो आपने घटाए वो कैपिटल रिडक्शन में है। दोनों के बीच में फर्क देखिएगा। अब इसके अंदर कंपनी चाहकर भी पैसा नहीं मांग सकती, इसके अंदर अगर कंपनी चाहे तो भी पैसा नहीं मांग सकती। किसके अंदर नहीं मांग सकती, इसके अंदर, क्योंकि कंपनी ने फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों घटा दिया शेयर्स की। लेकिन इसके अंदर अगर कंपनी चाहे तो दोबारा पैसा मांग सकती है, क्योंकि फेस वैल्यू को अभी भी 10 रुपये ही रखा गया है। रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू ओनली, नॉट इन द फेस वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि फेस वैल्यू स्टिल इंटैक्ट है, तो फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है इस शेयर्स की। तो अल्टीमेटली क्या हो सकता है, इसमें कंपनी एक और एंट्री भी करने के लिए बोल सकती है, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट जितनी भी इक्विटी शेयर कैपिटल घटाएगी थी टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,20,000, यानी कि शेयर्स की फेस वैल्यू अभी भी सेम थी और पेड अप वैल्यू को घटाया गया। तो एक तरीके से 8 रुपये की जो फाइनल कॉल है दोबारा से मांगी जा सकती है, बेशक से इस शेयर्स के ऊपर पहले पूरे पैसे आ चुके हो। तो आपको दोनों में समझ फर्क पता होना चाहिए कि नॉर्मली ये वाली एंट्री हम करते हैं अगर सब पेपर में कुछ ना लिखो, लेकिन अगर रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू होगा तो वो अगली लाइन के अंदर एक और बात बोल देगा कि जितनी वैल्यू घटाई गई थी वो कैश में दोबारा से मांग ली गई है। तो देखिएगा यहां पर आपको सवाल को बड़े ध्यान से देखना होता है। तो अब देखिएगा मैं सवाल की तरफ बढ़ता हूं आगे। तो देखिएगा यहां पर क्या कहते थे, द इशूड ऑर्डिनरी शेयर्स वर रिड्यूस टू 5 पैसे, यानी कि जो 1 रुपये का शेयर था उसको 5 पैसे में कन्वर्ट कर दिया। द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली कॉल्ड बाय द कंपनी एंड पेड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। द बैलेंस ऑफ अनइश्यूड कैपिटल वाज अलॉटेड टू बैंक इन पार्ट डिस्चार्ज ऑफ लोन एंड द बैलेंस ड्यू वाज पेड इन कैश, यानी कि जो बाकी शेयर कैपिटल थी, इसका मतलब आप देखिएगा अथोराइज कैपिटल जो है उसको देखना पड़ेगा आपको कि अथोराइज कैपिटल इज 1 लाख रुपीज एंड पेड अप कैपिटल इज 85,000। तो इसका मतलब है कि ये जो बैंक को आप इशू करेंगे दैट विल बी 15,000। तो अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि बैंक का पैसा कितना है, बैंक का पैसा है लोन फ्रॉम बैंक है, द बैलेंस ऑफ अनइश्यूड अलॉटेड टू बैंक डिस्चार्ज ऑफ लोन, तो लोन के लिए आप अनइश्यूड कैपिटल को दे देंगे, यानी कि 60,000 है, 60,000 में से 15,000 की जो कैपिटल आपने इशू नहीं किया उसको इशू कर देंगे। और उसके बाद कहता था बैलेंस ड्यू वाज पेड इन कैश, और बाकी पैसा कैश में दे देंगे। उसके बाद कह रहा है थर्ड लाइन में दोबारा से ऑथराइज कैपिटल जो है वो 50,000 शेयर से और बढ़ा दी जाएगी, यानी कि 50,000 शेयर्स ऑफ 1 ईच। तो उसको जो है बाद में राइट बेसिस पे एग्जिस्टिंग शोल्डर को बेच दोगे। तो अल्टीमेटली इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये 50,000 की नई एंट्री शेयर्स इशू करने की, तो इसमें कोई कैपिटल रिडक्शन नहीं होगा। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर एग्री टू गिव अप, गिव अप मतलब वो छोड़ देगा अपना हिस्सा, 25% दे रिक्लेम एंड बैलेंस ड्यू टू देम वाज कन्वर्टेड इनटू 112% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। इसका मतलब है कि जो भी क्रेडिटर्स की वैल्यू है उसका 25% वो रिड्यूस कर देगा, जो बाकी बचेगा उसको 100 रुपये वाले डिवेंचर इशू कर देंगे। लेकिन अगर 100 के मल्टीपल में नहीं आ रही होगी डिवेंचर्स की वैल्यू तो ध्यान रखिएगा जो बाकी अमाउंट होगा वो कैश में पे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिएगा आपका अमाउंट आ गया 42,375, तो 42 आप पे कर सकते हैं, 300 भी पे कर सकते हैं, लेकिन 75 के लिए आपको 100 के डिवेंचर्स में पेमेंट नहीं हो सकती। अगर ऐसा कभी फ्रैक्शन बच जाए तो उसकी पेमेंट आप कैश में कर देंगे।
इंटरेस्ट 6,500 ऑन ओवरड्राफ्ट इज टू बी वेव्ड ऑफ एंड बैलेंस इज टू बी पेड ऑफ। तो आप देखिएगा 6,500 का वो बैंक ओवरड्राफ्ट में ही ऐड हो रखा होगा क्योंकि लाइबिलिटीज है। तो इस 56,500 में 6,500 का इंटरेस्ट है तो उसको वो वेव कर देगा, यानी कि छोड़ देगा, और बाकी आप 50,000 पे कर देंगे। ऑल द अमाउंट्स अवेलेबल इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम टू बी यूटिलाइज टुवर्ड द राइट ऑफ लॉस। तो इसका मतलब है सिक्योरिटी प्रीमियम को आप कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे क्योंकि उसको भी राइट ऑफ करने के लिए यूज करेंगे, ऑफ लॉस, गुडविल एंड द बैलेंस इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन एसोसिएटेड कंपनी। और जो पैसा बच जाएगा कैपिटल रिडक्शन में, उससे आप जितना भी बचे वो शेयर्स ऑफ एसोसिएटेड कंपनी आपने राइट ऑफ कर देना है। शो द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव एंड ऑल्सो ड्रॉ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर स्कीम इज फुली इंप्लीमेंटेड। ऑल वर्किंग शुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सवाल आपको बता रहा है कि क्या क्वेश्चंस के अंदर है। आइएगा अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा हमारी जो शेयर कैपिटल थी वो थी 85,000। अगर हमारी जो कैपिटल थी वो थी 85,000, अब 85,000 में 95 पैसा उसने छोड़ दिया। तो अगर वो 95 पैसा छोड़ रहा है तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 85 इंटू 95, और सीधी सी बात है इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, और ये पैसा तुरंत दोबारा से मांग भी लिया है। तो ये वो वाला केस है जहां पर एक कंपनी केवल पेड अप कैपिटल रिड्यूस कर रही है, फेस वैल्यू अभी भी सेम है। तो अल्टीमेटली 1 रुपये शेयर की फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 5 पैसे नहीं की गई है। तो जो भी पैसा रिड्यूस किया गया है वो शेयर होल्डर दोबारा से पे करेंगे अपनी कैपिटल को फुली पेड अप करने के लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80750। तो इस तरीके से आप ये 2 एंट्री करेंगे। तो ये पहली एंट्री थी जो आपने की। दूसरी एंट्री के अंदर था बैंक लोन। तो बैंक लोन 60,000 था और 15,000 के जो बचे हुए शेयर्स थे, क्योंकि हमारी अथोराइज कैपिटल थी 1 लाख और इशूड कैपिटल थी 85,000, तो जो डिफरेंस था हमारा वो आपने इक्विटी शेयर कैपिटल में दे देना। जो बाकी बच गया वो आपने पे करना है, वो छोड़ेगा नहीं। अगर छोड़ देता तो कैपिटल रिडक्शन में चला जाता, लेकिन वो पे करना है। द बैंक लोन सेटल्ड एज पर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद अगले सवाल की तो अगली एंट्री की तरफ बचे। तो जो ऑथराइज कैपिटल बढ़ा दी गई थी 50,000 की, वो नए शेयर इशू कर दिए ऑन द राइट बेसिस एज पर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो नए शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप चाहें तो 2 एंट्री भी कर सकते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद देखिएगा ट्रेड क्रेडिटर्स ने अपना जो क्लेम छोड़ा था तो 64,000 था, और उसमें 64,500 में से 25% उसने छोड़ने की बात की थी कि मैं छोड़ देता हूं, तो 25% इसका निकाला हमने, तो ये वैल्यू आ गई 16,125। उसके बाद जो डिवेंचर्स की वैल्यू थी जो थी वो आपने पे करनी थी, लेकिन डिवेंचर्स में आप देखिएगा लास्ट में 75 बच रहा है, क्योंकि अगर 64,500 में से आप जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं 16,125, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 48,375 आ रही है। अब 75 का तो शेयर आप डिवेंचर दे नहीं सकते, तो अल्टीमेटली डिवेंचर्स ये के पैसे 75 अपने कैश में पे कर दिए, और बाकी 48,300 जो है आपने डिवेंचर्स के रूप में अलॉट कर दिया। तो ये डिवेंचर इशू करने की एंट्री आप देखिएगा तो ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर की एंट्री, जो उसने पैसा छोड़ा उसकी कैपिटल रिडक्शन, और जो पैसा फ्रैक्शन के रूप में जो बच गया था वो बैंक के थ्रू आपने पे कर दिया। उसका बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 56,500, और उसने कहा था कि 6,500 रुपये का इंटरेस्ट है वो छोड़ देगा, तो अल्टीमेटली 6,500 कैपिटल रिडक्शन है और बाकी पैसा हमने उसको पे कर दिया। उसका सिक्योरिटी प्रीमियम आप यूज कर सकते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपने डेबिट किया और उसको कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया। अब कैपिटल रिडक्शन का जो टोटल था वो आपने निकाला, तो आपने कैपिटल रिडक्शन देखना कि कहाँ कहाँ पे क्रेडिट हुआ है, उसका टोटल आपने यहाँ पे डाला, और कैपिटल रिडक्शन का टोटल है 90,900। उसमें से आपने क्या किया, पहले P&L को राइट ऑफ किया और गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। तो ये आपने इन दोनों को राइट ऑफ कर दिया। अब उसके बाद भी जो पैसा बचा, अगर आपने अकाउंट देखा तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ट्रेड क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम, इन दोनों को राइट ऑफ कर दिया। उसके पास जो वैल्यू बची है जनरली कैपिटल रिजर्व में जाती है, लेकिन इस बार सवाल में बोला कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसको कम कर दीजिए। तो ये बैलेंसिंग फिगर आपने कैसे निकाला कि 27,475 हमारी किसकी वैल्यू हो गई कम, ये वैल्यू कम हो गई हमारी जो एसोसिएटेड कंपनी के अंदर जो शेयर्स की वैल्यू थी। तो अब देखिएगा हमारी रिवाइज्ड वैल्यू क्या हो गई, तो इसकी आपने एक एंट्री पास कर दी। तो अब हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होगी, आप देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल थी हमारे पास 85, रिड्यूस की, फिर बढ़ गई, उसके बाद 15,000 आपने एक और इशू की, 50,000 राइट के रूप में इशू की, तो नई बैलेंस शीट में 1.5 लाख की कैपिटल आपकी आ जाएगी। तो इसी तरीके से जो सारे आइटम्स हैं वो आपने चेक करने हैं। तो देखिएगा शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल हो गई 150। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर जो डिवेंचर्स हैं जितने बच गए हैं, जो अभी आपने इशू भी किए थे,
तो देखिएगा ये 48,300 लिखा नहीं है शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, तो आप अल्टीमेटली उसको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मान लेते हैं, क्योंकि डिवेंचर्स जनरली लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के रूप में यूज़ होते हैं। और वैसे भी ये कंपनी बीमार है तो अल्टीमेटली अभी पैसे देने की औकात भी नहीं होगी, ये अज्यूम करते हुए नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में डालिए। असेट्स के अंदर देखिएगा तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, ये जो टेंजिबल फिक्स असेट्स लिखते थे उसकी जगह जो नया शब्द है वो आपने लिखना है पीपी, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डालेंगे और इसकी वैल्यू है 1,01,500। इसी तरीके से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो देखिएगा 18,525, और उसके बाद इन्वेंट्रीज की वैल्यू और ट्रेड रिसीवेबल। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए आप कैश अकाउंट भी बना सकते हैं कि कितना कैश आया और कितना गया। तो शुरू के कैश से लेके चलिए, शुरू का कैश, फिर जहाँ जहाँ कैश डेबिट हो रहा है उनको प्लस कर दीजिए, जहाँ कैश क्रेडिट हो रहा है माइनस कर दीजिए, और फिर ये फाइनल वैल्यू आप निकाल पाएंगे। तो देखिएगा ये ऑथोराइज कैपिटल का जो है नोट्स टू अकाउंट है। और ध्यान रखना जब आप इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो एक चीज़ और लिखनी है कि जो भी कंपनी का नाम है उसके साथ उस कंपनी एंड रिड्यूस्ड शब्द भी डालना है कंपनी के नाम के साथ, एंड रिड्यूस्ड, यानी कि इससे पता चल जाए कि ये कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में घूम फिर के आई हुई है, यानी कि ये पहले बीमार हो चुकी है। इसी तरीके से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें पढ़ लेना चाहिए, आइएगा। तो अब हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कैपिटल रिडक्शन। अब यहां पर आपके सामने द समराइज असेट्स एंड लायबिलिटीज पोजीशन ऑफ मरीन आरा लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल। तो ये दे रखी है, यहाँ पे गुडविल है तो आपको पता है राइट ऑफ करनी है, तो प्लांट मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट और एक P&L का डेबिट बैलेंस है, तो ये भी आपको राइट ऑफ करना है, 2 चीज़ें। और बाकी इनके पास 40,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये वाले, 7.5 पेड़ कर रखे, तो यानी कि 2.5 रुपये आप इनसे मांग भी सकते हो भी। और 2009% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वो 2 लाख रुपए के। अनसिक्योर्ड लोन से 80,000 का, ट्रेड क्रेडिटर 48 है, बैंक ड्राफ्ट 16,800 है। तो ये आपके सामने एक बैलेंस शीट आपके पास है। अब ये कह क्या रहा है, कहता है कि डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वर नॉट डिक्लेयर्ड फॉर 2 ईयर्स। देखिएगा ये कंटीजेंट लायबिलिटीज होती है, अगर ये पे करना है तो बात अलग है, नहीं तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती। अगर आपने इसको पे करना पड़ जाए तो दैट इज़ योर लॉस, तब आप एंट्री करते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर ये वेव ऑफ हो जाता है, अगर पार्टी नहीं मांगती है, तो इसकी आप कोई भी एंट्री नहीं करते। इसी तरीके से देखिएगा द प्रोविजन टू बी मेड फॉर सेल टैक्स लायबिलिटी। तो जो सेल टैक्स की जो लायबिलिटीज़ है उसका भी आपने प्रोविजन जो है कितना दिया हुआ है, 9,000 रुपीज़। तो अगर वो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी तो ठीक है। तो दीज टू आर द कंटिंजेंट लायबिलिटीज़। तो जो कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ है उनकी फिगर आपके सामने यहाँ पर दी हुई है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, द स्कीम ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो ये जो स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है ये अप्रूव हो रही है। द अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल एंड इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस टू 5 पर शेयर। तो कहता है कि जो पहले जो 2.5 रुपये रह रहे थे उनको मांग लेंगे और उसके बाद 5 रुपये का शेयर कर दिया जाएगा। देखिएगा इसमें दोबारा मांगने की बात नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि पेड अप वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों रिड्यूस करेंगे। पिछले सवाल की तरह नहीं है कि पहले आपने 95 पैसे घटा दिए और उसके बाद दोबारा से वो 95 पैसे मांग लिए। सेल टैक्स लायबिलिटी सेटल्ड एट 9,000। तो देखिएगा ये कंटीजेंट लायबिलिटीज थी, बैलेंस शीट में थी नहीं है लायबिलिटी हमारी, तो इसकी जो लायबिलिटीज़ की एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि इसकी कोई लायबिलिटी हमारे पास है ही नहीं, तो ये एंट्री करेंगे इसकी। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी शोन इन द बैलेंस शीट इज फुल मार्केट वैल्यू। अगर बढ़ रही होगी तो लैंड बिल्डिंग टू कैपिटल रिडक्शन, घट रही होगी तो कैपिटल रिडक्शन टू लैंड एंड बिल्डिंग। और उसके बाद एंड गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ। तो गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। Trade creditors have consented to 25% of remission of liabilities on the condition that the 25% of the net liability after remission in paid forthwith and balance to be paid within 1 year। और कहता है कि बाकी पैसा 1 साल में देना है, और क्रेडिटर्स जो है 25% लाइबिलिटी छोड़ रहे हैं इस शर्त के साथ कि जो बाकी बचा हुआ है 25% द नेट लाइबिलिटी आफ्टर रिमिशन पेड फॉरविद, और उसका 25% आप हमें दे देंगे। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 25 रुपये क्रेडिटर छोड़ रहा है, बच गया 75 का 25% अभी आप पे कर देंगे, और जो बाकी बच जाएगा वो खाते कमाते आपने देना है, यानी कि 1 साल बाद। इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन और बैंक इन फुल सेटलमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट।
इन्वेस्टमेंट जो है बैंक को दे दी जाएगी, जिससे कि वो ओवरड्राफ्ट के पैसे हमसे ना मांगे और वो फुल सेटलमेंट में हो जाएगा। जो डिफरेंस होगा इस एंट्री का वो कैपिटल डिडक्शन में चला जाएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट को आप क्रेडिट कर देंगे, ओवरड्राफ्ट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटीज और लायबिलिटीज घटने पर क्या होती है, डेबिट। तो ओवरड्राफ्ट को तो आप डेबिट कर देंगे और किसको क्रेडिट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट को। डिफरेंस को आप कहाँ पे शो कर देंगे, डिफरेंस को आप शो करेंगे सिंपल सा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रेफरेंस होल्डर्स हैव एग्री टू गिव अप देयर राइट ऑफ द 2 years डिविडेंड, तो उन्होंने छोड़ दिया है ये। तो अगर उन्होंने छोड़ दिया तो इसके बदले में हमें कोई भी एंट्री नहीं करनी है। अगर पे करनी पड़ती तो हम जैसे सेल टैक्स लायबिलिटी की एंट्री की है उसी तरीके से करते हैं, यानी कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो वो अभी जरूरत नहीं है हमें। एंड एक्सेप्ट 12% फुली पेड अप शेयर्स ऑफ 5 ईच, और उनको बदले में 5 रुपये वाले शेयर्स आप इशू कर देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि क्या करना है। उसके बाद जर्नल एंट्रीज करनी और एक बैलेंस शीट आपने बनानी आफ्टर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। हो सकता है आपसे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी पूछ ले। तो आइएगा अब बात करते हैं इसकी तरफ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल की फाइनल कॉल थी, वो हमने मंगाई, शेयर फाइनल कॉल आ गई। अब हमारी कैपिटल हो गई पूरी 4 लाख। तो शेयर फाइनल कॉल ड्यू की आपने और फिर वो रिसीव की, और जैसे ही आपकी शेयर कैपिटल पूरी फुली पेड अप हो गई, आपने उन शेयर्स को 5 रुपये में बदल दिया। तो जो भी शेयर्स थे आपके 4 लाख रुपए, और वो देखिएगा 40,000 शेयर अब 5 रुपये वाले में बदल दिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 5 वाली हो गई 2 लाख रुपीज़, और जो 5 रुपये बच गए आपके वो आपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल देने हैं। तो ये अमाउंट हो गया 2 लाख रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री थी कि आपको सेल टैक्स लायबिलिटी पे करनी थी। तो कंटीजेंट लायबिलिटी जब आप पे करेंगे तो मैंने आपको एंट्री बताई थी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसी तरीके से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, तो लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। लेकिन गुडविल राइट ऑफ कर दिए तो कैपिटल रिडक्शन टू गुडविल अकाउंट। बड़ा सिंपल सा है। अब क्रेडिटर्स में आप एंट्री देखिएगा, ट्रेड क्रेडिटर्स थे आपके पास। हाँ, तो ट्रेड क्रेडिटर्स में एक बार देखना पड़ेगा कितना था, तो आपको समझाएंगे फिर। तो ट्रेड क्रेडिटर्स में थी अब वैल्यू, ट्रेड क्रेडिटर्स की वैल्यू है 48,000। ओके, तो ट्रेड क्रेडिटर्स की वैल्यू है 48,000। तो 48,000 का 25% छोड़ दिया, तो वो तो डाल दीजिएगा कैपिटल रिडक्शन में, दैट इज 12,000। और 48 में से जो 12,000 बचने के बाद जो बचा दैट इज 36,000, और जो 36,000 बचा वो 36,000 का 25%, 36,000 का 25%, तो वो आपने पे करना है, वो आपने पे कर दिया टू बैंक। और जो बाकी बच गया, यानी कि 36,000 में से जो बाकी बच गया है 36 माइनस 9, दैट इज 27,000। इट इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, इट इज टू बी शोन इन दी बैलेंस शीट। इसको आप बैलेंस शीट में शो कर देंगे। दोबारा से समझिएगा, 48,000 थे, उसमें से 25% छोड़ दिया उसने कि भाई मैं छोड़ देता हूँ 12,000 कैपिटल रिडक्शन में। कह रहा आप जो बच गया उसका 25% मुझे दे दो, बाकी 1 साल बाद ले लूँगा। तो जो बच गया वो 36,000 था, 36,000 में से 25% पे कर दिया, यानी कि 9,000 रुपीज़। और जो बच गया दैट इज 27,000, वो आप आगे जो है वो शो करते रहेंगे बैलेंस शीट में। इसी तरीके से बैंक ओडी की वैल्यू थी 16,800, तो बैंक ओडी को आपने डेबिट करना है, और क्रेडिट किसको करना है, इन्वेस्टमेंट 24,000 की। तो जो डिफरेंस था वो आपका बचा डेबिट साइड, तो ये बैलेंसिंग फिगर में आपका कैपिटल रिडक्शन हो गया। उसके बाद 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थे, उसको आपने बदल दिया था इक्विटी शेयर कैपिटल में, 1,20,000 के शेयर्स दिए थे, और बाकी जो पैसा था वो आपका कैपिटल रिडक्शन में, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन से आपने प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस राइट ऑफ कर दिया। जो भी लॉस आपकी बैलेंस शीट में था वो लॉस था 142,800। अगर आप कुछ बचेगा तो वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, लेकिन कुछ बचा ही नहीं, आप चेक करेंगे तो कुछ भी नहीं बचा है। उसके बाद जो भी आप शेयर कैपिटल थी 40,000 शेयर्स थे प्लस 24,000 शेयर्स, तो अब ये जो शेयर्स थे वो 64,000, 5 रुपये वाले थे 3,20,000 के। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो है एंट्री बची है 173। एक मिनट, तो आपके पास कैपिटल रिडक्शन बचा है 173, तो उसकी एंट्री डालनी पड़ेगी। देखते रिजर्व प्लस में बचा क्या हुआ है। यस, कैपिटल रिडक्शन बचा हुआ है, तो आपको एक एंट्री और डालनी पड़ेगी ऊपर। तो 173 बचा हुआ है कैपिटल रिडक्शन में, तो चेक करने से पता चल जाता है कि कैपिटल रिडक्शन में 173 बचा, तो वो एंट्री भी आपको डालनी पड़ेगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और आप कैपिटल रिडक्शन की जगह रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है।
तो ये जो भी वैल्यू बची थी वो आपके रिजर्वेशन सरप्लस में आ गई, दैट इज़ 1,73,000। तो ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जब आप बना रहे हैं उसका बैलेंस जो बचता है वो आप कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। उसके बाद देखिएगा ये आ गया। उसके बाद जो लोन्स थे वो 80,000 के थे, और जो मैंने आपको ट्रेड पेबल्स यानी कि जो क्रेडिटर्स हैं उनको ट्रेड पेबल में शो करते हैं, तो उसको आप फॉर्मूले में शो करेंगे। इसी तरीके से आपकी असेट्स थी, असेट्स में लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, और करंट असेट्स के अंदर आप देखिएगा इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवल्स, डेटर्स को ट्रेड रिसीवल्स बोलते हैं, और उसके बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। तो इस तरीके से ही आपकी पूरी बैलेंस शीट तैयार हो गई। इसके बाद जो कैश की फिगर है वो 6,000 था, फिर 1 लाख आया, 9 गया, 9 गया, तो जो जाएगा उसके बाद आप ये वैल्यू शो कर देंगे। तो आसान सा चैप्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार आप बैलेंस शीट को रीड कर लीजिएगा, फिर मैं कराता हूँ स्टार्ट। करें, स्टार्ट करें। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ये जो क्वेश्चन है, तो सिंगल लिमिटेड डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द बैलेंस शीट, वो सब आपको पता है। एक गुडविल है, इसको आपने राइट ऑफ करना है, एक प्रॉफिट है उसका लॉस है, इसको राइट ऑफ करना है। तो आपके सामने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 50,000 शेयर्स हैं, 50 वाले तो 25 लाख रुपए हैं, 1 लाख शेयर्स हैं 50 वाले, लेकिन जो 40 पे हो रखे हैं, तो ये अल्टीमेटली 40 लाख की वैल्यू है। फर्स्ट डिवेंचर्स है 5 लाख रुपीज़ के, सेकंड डिवेंचर्स है 10 लाख रुपीज़ के, करंट लायबिलिटीज़ हैं 5 लाख के, टोटल से 85 लाख रुपीज़ का। तो अल्टीमेटली आप देखिएगा यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। द फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट ऑफ 2 इंडिविजुअल्स, श्री नंद एंड श्री दीपक, यानी कि 2 लोग हैं जो इस कंपनी में इंटरेस्टेड थे पहले। उन्होंने 12% डिवेंचर्स जो हैं, यानी कि कुल टोटल जो फर्स्ट डिवेंचर्स हैं 5 लाख रुपए के इनके हैं जो इन्होंने खरीद रखे हैं। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट डिवेंचर्स की वैल्यू टोटल 5 लाख है, तो इसका मतलब ये इन 2 लोगों के पास है। सेकंड डिवेंचर्स 10 लाख रुपए की इन दोनों लोगों के पास है। तो अदर्स के पास देखिएगा, अदर पब्लिक के पास तो नहीं है कोई, तो देखिएगा सेकंड डिवेंचर भी 10 लाख है वो इन्हीं के पास, तो अदर्स के पास कुछ नहीं है। उसका बाद करंट लायबिलिटीज में सन्डी क्रेडिटर्स हैं 5 लाख के, लेकिन इन दोनों के पास तो केवल 3 लाख के हैं। तो इसका मतलब जो बाकी लोग हैं उनके पास 2 लाख रुपए के क्रेडिटर्स हैं। उसके बाद जो है टोटल ऑफ द अबव, तो ये इनका अमाउंट बनता है, यानी कि 12 लाख रुपए का क्लेम इनका बनता है नंद का, और 6 लाख का क्लेम बनता है दीपक का। बाकी इनके पास शेयर्स भी है, तो लेकिन शेयर से हमें कोई लेना देना नहीं होता, ध्यान रखना। शेयर से कोई नहीं होता, शेयर जो है शेयर कैपिटल का पार्ट होता है, उसमें कोई इंडिविजुअली आप सेटल नहीं करते हैं उसको, ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भी एग्जाम में उसको छोड़ देना, शेयर कैपिटल से कुछ नहीं लेना देना होता। अब देखिएगा अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल एंड सच शेयर्स वर फुली पेड एंड टू बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑफ 20 ईच, यानी कि सभी शेयर्स पे जो भी पैसा बचा हुआ था वो मांग लिया जाएगा और वो शेयर्स फुली पेड अप हो जाएंगे। तो आप देखिएगा 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे जो 50 रुपये वाले थे, जिन पे 40 रुपये पेड अप था। तो आप बताइए क्या एंट्री होनी चाहिए। 1 लाख शेयर्स के लिए जो है फाइनल कॉल मंगाएंगे, तो देखिएगा आपके 1 लाख शेयर्स थे, उन पे 10 रुपये आपने मंगाने थे, तो बैंक से पैसा आना है, तो पहले शेयर फाइनल कॉल आपने ड्यू कर दी। तो
तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और फिर बैंक टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो अल्टीमेटली आप इसकी जगह चाहे तो एक एंट्री सीधा भी डाल सकते थे एग्जाम में, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि 10 लाख रुपए। आप ऐसे भी एक एंट्री पास कर सकते थे। उसके बाद देखिएगा दूसरी एंट्री की अगर हम बात करें तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो अब है हमारे पास 75 लाख की। तो आप देखिएगा 75 कैसे हुई आपको बताते भी हैं। 25 लाख की है, 40 लाख की है, 65, 25 प्लस 40 65 और 10 लाख की भी जो फाइनल कॉल थी वो मिल गई, तो 75 की है। तो भी 75 लाख की कैपिटल को जो आपने रिड्यूस कर दिया 20 में, तो 1,50,000 शेयर्स जो आपके कन्वर्ट हो गए 20 वाले में। तो 20 वाले में जब हो गई तो ये हो गया 30 लाख, और इस 30 लाख में जो भी हमारा जो डिफरेंस आया था, डिफरेंस बचा, दैट इज 45 लाख, वो आपने डाल दिया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कोई डाउट तो नहीं है सर? नहीं है, बिल्कुल कोई डाउट। आइए आप देखिएगा, अब बात करेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिएगा तीसरा पॉइंट, नंद इज टू कैंसिल 7 लाख ऑफ हिज डेब्ट। ध्यान से समझिएगा, नंद इज टू कैंसिल 7 लाख ऑफ हिज टोटल डेब्ट। अब इसका टोटल डेब्ट है 12 लाख रुपए। 3 लाख फर्स्ट डिवेंचर्स है 12%, सेकंड डिवेंचर्स है एंड सिंडिकेटर्स है 2 लाख रुपीस, तो दैट इज 12 लाख रुपीस। तो ये 12 लाख रुपए का जो पूरा का पूरा उधारी है उसमें से वो कह रहा है मैं 7 लाख छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे बदले में ना, और आप 14% डिवेंचर दे देना जो भी बैलेंस अमाउंट है उसके, और मैं आपको 2 लाख रुपए भी दूंगा, 2 लाख रुपए भी दूंगा। तो इसका मतलब है कि आपने फर्स्ट डिवेंचर को डेबिट कर देना है, सेकंड डिवेंचर को डेबिट कर देना है, 2 लाख के सिंडिकेटर को डेबिट कर देना, दैट इज 12 लाख, और उसके बाद 2 लाख आपको वो कैश भी देगा। तो 12 प्लस 2 बैंक को भी डेबिट कर देंगे 2 लाख, तो हमारे पास हो गया 14 लाख। और 14 लाख में से 7 लाख वो छोड़ देगा, तो वो तो डाल देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट में, और बाकी जो 7 लाख रुपए के आप 14% फर्स्ट डिवेंचर देंगे उनको क्रेडिट कर देंगे। तो एक ही एंट्री में ये सारा काम आपने करना है। तो दोबारा सुनिएगा, डिवेंचर खत्म हो रहे हैं, सेकंड डिवेंचर खत्म हो रहे हैं, सिंडिकेटर खत्म हो रहा है, तो जो लाइबिलिटीज हैं ये तीनों लाइबिलिटीज आपने डेबिट कर देनी है 12 लाख की। एक असेट्स आपके पास आ रही है बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस को डेबिट कर देना है 2 लाख रुपए का, दैट इज 14 लाख। 14 लाख के टोटल में से 7 लाख नंद छोड़ रहा है और 7 लाख रुपए के बदले में वो शेयर्स ले रहा है। तो अल्टीमेटली एंट्री ये आपके सामने निकल कर आ गई। तो देखिएगा सबसे पहले उसने बैंक दिए जो कैश आपने उससे लिया 2 लाख, और बाद में इसके अंदर जो ये 7 लाख के सेकंड डिवेंचर्स, 3 लाख के फर्स्ट डिवेंचर्स और बाकी 2 लाख का क्रेडिटर्स, इन सबको आपने डेबिट कर दिया। तो ये फर्स्ट डिवेंचर्स हैं, ये सेकंड डिवेंचर्स हैं, और ये आपके क्रेडिटर्स हैं। इन सबको डेबिट किया, इनकी वैल्यू बनती है 14 लाख, और 7 लाख ये छोड़ रहा है, तो 7 लाख तो आपने डाल दिया कैपिटल रिडक्शन में 7 लाख, और बाकी 14% फर्स्ट डिवेंचर्स में, बाकी 14% किस में डाल देंगे? फर्स्ट डिवेंचर्स में, राइट। ये तो हो गया इसका। अब दीपक क्या कह रहा है? अब दीपक कहता है दीपक इज टू कैंसिल 3 लाख ऑफ टोटल डेब्ट एंड एक्सेप्ट 14% न्यू डिवेंचर्स। तो इसने तो कुछ करना ही नहीं है, तो इसके ये देखिएगा 2 + 3 + 1 6 लाख, तो इस 6 लाख को डेबिट करेंगे और 6 लाख के बदले 3 लाख के बदले हम फर्स्ट डिवेंचर दे देंगे 14%, और बाकी क्या करेंगे? बाकी आप 3 लाख रुपए कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे। तो आइएगा क्या एंट्री हो गई? तो एंट्री बन गई 12% डिवेंचर्स 2 लाख रुपीज़, 12% सेकंड डिवेंचर 3 लाख, सिंडिकेटर 1 लाख। ध्यान रखना, अब नई वैल्यू शीट में जो क्रेडिटर्स बच गए वो आएंगे 2 लाख रुपीज़ के, लेकिन फर्स्ट और सेकंड डिवेंचर खत्म हो गए तो 12% वाले, लेकिन 14% वाले फर्स्ट डिवेंचर्स हैं वो आएंगे अब नई वैल्यू शीट में। तो 3 लाख उसने छोड़ दिया और 3 लाख के बदले में 14% क्या ले लिया? 14% फर्स्ट डिवेंचर्स। डन। और इसमें लिखना है कि क्या लाइबिलिटीज या फर्स्ट डिवेंचर सेकंड डिवीजन क्रेडिटर सेटल्ड एज पर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद देखिएगा आपके पास पैसा इकट्ठा हो गया, 3 लाख यहाँ पे था और 7 लाख ऊपर से 10 लाख। अब 10 लाख है आपके पास, और ये देखिएगा 7 + 3 10 लाख, और 10 लाख और 10 और 45 लाख इसमें है पहली एंट्री में, तो 10 और 45 55 लाख रुपए आपके पास है। अब 55 लाख में से 40 लाख रुपए आपको गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए और P&L को राइट ऑफ करने के लिए चाहिए, और जो बाकी बच गया 15 लाख रुपए वो आप कंप्यूटर को राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि सवाल ये कह रहा है कि कैपिटल रिडक्शन में नहीं डालना, कंप्यूटर को राइट ऑफ करना है। अमाउंट दस रेंडर टू स्कीम शेल बी राइट ऑफ द गुडविल प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस टू बी
राइट ऑफ द वैल्यू कंप्यूटर, अगर कुछ बचेगा तो कंप्यूटर की वैल्यू। जैसे पीछे सवाल देख रहे थे कि उसने कहा था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो बच जाए, तो यहाँ पे बोला है कि किसकी वैल्यू को राइट ऑफ करना है, कंप्यूटर की वैल्यू को। तो आइएगा अब देखते हैं यहाँ पे, तो इसने किसको राइट ऑफ करना है, कंप्यूटर्स की वैल्यू को 15 लाख। तो अब यहाँ पे कैपिटल रिजर्व के लिए कोई पैसा नहीं बचा। अब देखिएगा ये सारा खत्म हो गया आपका, ये पूरा आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जिनसे क्रेडिट हुआ जिनसे डेबिट हुआ। अब बैलेंस शीट में कुछ ज़्यादा कुछ रहा नहीं। शेयर कैपिटल देखिएगा आपका 30 लाख की आ गई। 14% जो है फर्स्ट डिवेंचर्स हैं, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएंगे आपके, तो ये आगे 10 लाख रुपीज़ के। ट्रेड पेबल्स की वैल्यू जो है 5 में से 3 लाख तो नंद और दीपक की थी, बाकी 2 लाख बच गई। और इसी तरीके से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू 30 लाख रुपए है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 12 लाख रुपए का, और बैलेंस शीट आपकी टैली कर दी। तो अभी आप एक काम करिएगा, जो क्वेश्चंस अभी तक मैंने कराए हैं इन सभी क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास भी जल्दी अपलोड कर दूंगा, लेकिन ये सारा आप करिएगा और इसका होमवर्क जो है मुझे करके जल्दी से जल्दी भेजिए। यही क्वेश्चंस करने हैं आपने जो भी मैंने बोले हैं।